हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं ओशन का ही पार्ट टू, जिसमें हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर के बारे में। देखो, ये जो टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर सेक्शन है, ये डील करता है बेसिकली स्पेशल एंड वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन वेरियस ओशन। देखो, जितने भी ओशन है ना, इन सारे ओशन में क्या है कि आपको टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। हर जगह पे सेम टेम्परेचर नहीं होता है। उसका रीजन क्या होता है, ये चीज हमें इसी लेक्चर में समझ में आएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं आखिर जो ओशन का वाटर है वो हीट कैसे होता है। देखो, ओशन हीट अप बाय एक मिनट सॉरी ओशन हीट अप बाय सोलर एनर्जी जस्ट एज लैंड। देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ओशन है वो उसी तरह से हीट अप होता है जिस तरह से लैंड होता है। जब सोलर एनर्जी पड़ती है इसके ऊपर तो ये हीट होने लगता है। बट यहाँ पे क्या देखेगा कि हम लोग एक चीज समझेंगे, लैंड एंड वाटर। ये दोनों क्या होता है, लैंड होता है सॉलिड फॉर्म, ठीक है, वाटर होता है लिक्विड। इसी कारण से क्या दिखेगा आपको, इन दोनों का हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस में जो है ना डिफरेंस दिखेगा। लैंड क्या है, हमारा जल्दी हीट अप हो जाता है एंड जल्दी ठंडा भी हो जाता है। बट हमारा जो ओशन का है, हमारा जो वाटर है, उसको हीट अप होने में भी टाइम लगता है और फिर उसे ठंडा होने में भी टाइम लगता है। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर रखनी। अभी देखो, ये जो टेम्परेचर है हम यहाँ पे देख रहे हैं, लैंड भी हीट अप हो रहा है, ओशन भी हीट अप हो रहा है। लेकिन आप देखोगे कि और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर को बेसिकली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, लैटिट्यूड। हम लोगों ने देखा था ना कि हमारा जो ग्लोब है, इसको हम लोग एक इमेजिनरी लाइन खींचे थे, जिससे हम लोग उस लाइन के थ्रू हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि अर्थ पे हम किस तरह से किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात की थी। अभी देखो यहाँ पे क्या है ना कि लैटिट्यूड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहा है। अब वो कैसे, देखो, टेम्परेचर ऑफ सरफेस डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर इक्वेटर टू पोल। देखो ये क्या है, ये हमारा इक्वेटर है, बीच के लाइन जो ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और ये जो क्या है, ये हमारा पोल एरिया है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसे जैसे हम यहाँ से लैटिट्यूड इक्वेटर से जैसे जैसे हम ऊपर के लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। 0 डिग्री से जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारा जो टेम्परेचर है सरफेस का वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, अब ये डिक्रीज क्यों होता है, इसका एक रीजन है बिकॉज ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज। इंसोलेशन क्या होता है, देखो हम लोग क्या जानते हैं कि जब अर्थ पे जो सनलाइट पड़ता है वो किस तरह से पड़ता है, वो इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ रहा होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे इक्वेटर से हम नीचे जाएंगे, हायर लैटिट्यूड में जाएंगे, वहां पे पहुंचते पहुंचते हम लोग देखते हैं जो सन का एनर्जी है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। क्यों होता जाता है, बिकॉज ऑफ अर्थ का शेप एंड अर्थ का इंक्लिनेशन। देखे थे हम लोगों ने। तो इसीलिए क्या होता है कि इस एरिया में जो इक्वेटर वाला एरिया है, जो लोअर लैटिट्यूड है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन, इस एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर आपको दिखेगा सही है। ठीक है, टेम्परेचर वहां पे ज्यादा दिखता है। लेकिन जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं हम क्या देखते हैं, जो इंसोलेशन है वो कम होता जाता है, जिसके कारण कि हम जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो हमारा सरफेस टेम्परेचर भी क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीजन तो यहाँ पे लैटिट्यूड है। एंड उसके बाद दूसरा दूसरा क्या, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। ये क्या होता है, देखो हम लोग क्या देखते हैं, हमारा जो ये ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर एंड ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास जो है ना वो ज्यादा है, सपोज ये हमारा लैंड मास। सदर्न हेमिस्फीयर में ये लैंड मास थोड़ा सा कम है। ठीक है, एंड इसी की वजह से ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड और वाटर का, इस रीजन में वाटर ज्यादा है, इस रीजन में लैंड ज्यादा है। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसके कारण से क्या होता है कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओशन रिसीव मोर हीट ड्यू टू कांटेक्ट विद लार्ज लैंड मासेस। देखो क्या होता है कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे लैंड मास ज्यादा है, वहां पे जब सनलाइट पड़ती है तो वो सनलाइट के कारण क्या होता है, लैंड बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है। ठीक है, और ज्यादा हीट अप होने के कारण क्या होता है, उसके जो सराउंडिंग में ओशन है उन सब पे भी वो हीट ट्रांसफर दिखता है, हमें वो हीट ज्यादा दिखता है। ठीक है, और यही रीजन से क्या होता है कि इस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है, इस एरिया में टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है टेम्परेचर का। अब आते हैं हम लोग तीसरे पे। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है प्रिवेलिंग विंड। अभी जो प्रिवेलिंग विंड लिखा हुआ है ना वो बेसिकली क्या है, हम बात कर रहे हैं जब
हम देखते हैं हवा बहती है, जब हवा लैंड से ओशन की तरफ बह रही है, ठीक है? तो ये क्या करता है? ड्राइव वार्म सरफेस वाटर फ्रॉम द कोस्ट, ठीक है? जब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे लैंड से जब हवा बह रही है ओशन की तरफ, हवा कैसे बहती है? हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। ये बताया ना? ठीक। अब ये समझ आ गया। तो अभी क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ से जब लैंड से हवा बहती है ओशन की तरफ, तो ये क्या करता है? जो ओशन के ऊपर जो वार्म सरफेस होता है, ठीक है? यहाँ पे जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इस चीज़ को दूर की तरफ ले जाती है। जब यहाँ से वार्म एयर मतलब ये दूर की तरफ जाने लगी, तो नीचे से क्या होगा? नीचे से कोल्ड जो वाटर है, वो ऊपर आने लगेगा, ठीक है? अब जब नीचे से कोल्ड वाटर ऊपर आएगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अपवेलिंग। नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है? तो कोल्ड वाटर क्या होता है? नीचे से ऊपर आ जाता है और जो वार्म वाटर होते हैं, वो विंड के कारण दूर चले जाते हैं, ठीक है? ये तो था। और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण आप लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन देखोगे टेम्परेचर में। कहाँ पे? ओशन वाटर में। क्या होता है? जब अपवेलिंग होता है कोल्ड वाटर का नीचे से, तो क्या होता है? यहाँ पे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन देखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ओशन से लैंड की तरफ विंड बह रही है, ठीक है? क्या हो रही है? विंड अब ओशन से लैंड की तरफ बह रही है। आप लोग सी ब्रिज और ये वाला जो एग्जांपल है ना, उस चीज़ को भी यहाँ पे समझ सकते हो। तो आपको उससे भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है? अब क्या होता है? जब ओशन से लैंड की तरफ विंड चल रही है, तो इस टाइम पे क्या देखने को मिलेगा? आपको यहाँ पे दिखेगा जो ऑनशोर विंड है, जो कि यहाँ से चल रही है, ये ऑनशोर विंड क्या करती है? ये ऑनशोर विंड पाइल अप हो जाती है। किधर की तरफ? नियर द कोस्ट। जो कोस्टल रीजन होते हैं, इस एरिया में क्या होती है? ये पाइल अप होने जाती है एंड उस एरिया का क्या होता है कि टेम्परेचर को ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है? आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं जो कोस्टल रीजन है, वहाँ पे क्या कर रहा है ये उस एरिया का टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, ठीक है? और ये जस्ट इसके उल्टा हो रहा है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग दूसरे अदर फैक्टर पे, ठीक है? अब ये सॉरी, ये जो हमारा फैक्टर था, ये सारे फैक्टर हम लोगों ने देखे। लेकिन इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट एक और फैक्टर है, वो है ओशन करंट, ठीक है? अभी ओशन करंट के बारे में हम क्या देखने वाले हैं? देखो, ओशन करंट जो होता है ना हमारा, वो एक तरह का तो होता नहीं है। अभी ओशन करंट हम इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे, ठीक है? जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ओशन करंट होता क्या है। जब हम मूवमेंट के बारे में समझ रहे होंगे ना, तो उस टाइम पे हम लोग ये भी समझेंगे कि ओशन करंट क्या होता है। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे ओशन करंट को कैसे देख रहे हैं? हम लोग ओशन करंट को एक फैक्टर की तरह देख रहे हैं कि वो टेम्परेचर को कैसे अफेक्ट कर रहा है। देखो, ओशन करंट क्या होता है ना, 2 तरह के होते हैं, एक वार्म करंट, एक कोल्ड करंट, ठीक है? वार्म करंट जो होता है ना, वो क्या करता है? वो कोल्ड एरिया का टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है और जो कोल्ड करंट होता है ना, वो क्या करता है? वो वार्म ओशन का टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है? अभी सपोज़ यहाँ पे देखो कि ये ओशन है, ठीक है? इस रीजन में वार्म करंट है और इस रीजन में कोल्ड करंट है। ठीक है? तो ये जो वार्म करंट जब इधर से इधर की तरफ जाएगी, तो ये जो कोल्ड एरिया है, इस एरिया को क्या करेगी? इस एरिया का टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है? लेकिन आप सोचो जब कोल्ड करंट वार्म एरिया की तरफ आएगी, तो इधर क्या करेगी? इधर का टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देगी, ठीक है? यही काम होता है ओशन करंट का। अभी इसमें एग्ज़ाम्पल देखना है आपको, तो देखो गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है। गल्फ स्ट्रीम क्या करता है? ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। ठीक है? एंड साथ ही साथ वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप। अभी हम अगर मैप को देखेंगे, ठीक है? 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे ना मैप भी ले आता हूँ ताकि आप ये देखो, ये हमारा गल्फ स्ट्रीम वाला रीजन, ठीक है? एंड हम गल्फ स्ट्रीम में क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ये क्या कर रहा है? ये नॉर्दर्न अमेरिका, ठीक है? नॉर्दर्न अमेरिका का कहाँ पे? ईस्ट कोस्ट में। ये नॉर्दर्न अमेरिका का ईस्ट कोस्ट को क्या कर रहा है? उसका टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है एंड साथ ही साथ क्या देख रहे हैं? हम जो वेस्टर्न हमारा जो यूरोप है, उसका वेस्ट कोस्ट, ये हमारा यूरोप है, इसका वेस्ट कोस्ट, यहाँ पे भी क्या कर रहा है? यहाँ पे भी इसका भी टेम्परेचर वो बढ़ा रहा है। लेकिन हम जब एक और करंट को देखेंगे, क्या है? लेब्राडोर करंट। ये करंट क्या कर रहा है? ये नॉर्थ अमेरिका का टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है? एंड साथ ही साथ आप देखोगे, ये देखो, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका है, ये लेब्राडोर करंट है, ये क्या कर रहा है? ये इधर से चल रहा है, तो ये जो नॉर्दर्न अमेरिका है, इसका टेम्परेचर को ये क्या कर रहा है? ये इसका टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहा है। अभी हमें सब समझ आएगा कि आखिर हायर लैटीट्यूड से कैसे कोल्ड करंट चल रहा है, लोअर लैटीट्यूड से कैसे कोल्ड करंट चल रहा है और जो हमारा मिड लैटीट्यूड है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ज़ोन, इस एरिया में हमें बहुत ज़्यादा जो मतलब कि वार्म करंट दिख रहे हैं, वो क्यों दिख रहे हैं, ठीक है? तो ये तो था हमारा कि करंट कैसे टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है?
अब देखो इसके बाद आता है क्या, हम इन सारे फैक्टर्स के बारे में जब देखते हैं तो दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस टेम्परेचर ऑफ ओशियन। ठीक है, जो हमारा ओशियन है ना, ओशियन के टेम्परेचर को ये सारे जो हमने फैक्टर्स देखे, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आप सोच के देखो, ये तो ओपन सी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, ये सारे ओपन सी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा भी सी होगा ना जो कि चारों तरफ से लैंडमास से घिरा हुआ, वहां पे क्या होगा, तो देखो, जो इनक्लोज्ड सी होते हैं, जो कि चारों तरफ से लैंडमास से घिरा होता है, इन लो लैटिट्यूड, ये क्या करते हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं रिलेटिवली हायर टेम्परेचर देन ओपन सी। ओपन सी में क्या देख रहा है, कोल्ड करंट इधर से आ रहा है, वार्म करंट इधर से जा रहा है, तो ये अपना एक सर्कल बना रहा है, ये अपना जायर बना रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा जैसे ये है, ठीक है, जैसे हम ब्लैक सी या कैस्पियन सी लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है, लैंडमास से घिरा हुआ है। क्लियर है? चलो, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम देखें इंक्लूसिव सी में ये चीज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, तो वहां पे इस तरह से ओशन करंट का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, चलो, अब आते हैं हम लोग क्या, ये जो टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स थे। लेकिन अब हमें ये भी समझना है कि ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बेसिकली किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हम देखेंगे ओशियन वाटर में जो टेम्परेचर है ना, वो दो तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अभी देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हम अगर इस तरह से बात करें, ठीक है, और वर्टिकल का क्या है, इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों तरह की चीजों को देखेंगे और समझेंगे ये जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों होता है। सबसे पहले देखो, हम लोग टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल देखते हैं। अब यहाँ पे समझना क्या है आपको, यहाँ पे समझो, जो हम टेम्परेचर है, ओशन वाटर का जो टेम्परेचर है, वो क्या होता है, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे उसका टेम्परेचर कम होता जाता है। देखो, टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल क्या बताता है, सो हाउ द टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे हमारा गहराई वो बढ़ता जाता है, हमारा टेम्परेचर क्या होता है, उतना ही घटता जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद एक जो हमारा बाउंड्री है, वो क्या है, थर्मोक्लाइन। ये क्या है, ये एक बाउंड्री रीजन है फ्रॉम वेयर द रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यहां से क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा रैपिडली डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। अभी हम ना इस पिक्चर को देखो थोड़ा। ठीक है, ये हमारा ओशन का बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। ठीक है, अब इस ओशन के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या देखना है, कि देखो, ये है हाइट, ये है 0 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर, और ये है हमारा टेम्परेचर। आप क्या देखते हो, सरफेस वाटर में क्या है, टेम्परेचर लगभग लगभग सेम रहता है। ठीक है, 24, ठीक है, मोर देन 20 डिग्री है। ठीक है, अभी देखो, जैसे ही ये 500 मीटर के नीचे आता है, ये क्या होता है, रैपिड डिक्रीज करने लगता है टेम्परेचर। जैसे जैसे देखते हैं क्या, अभी तक यहाँ क्या था, 20 के ऊपर ही था, लेकिन अब जैसे ही थर्मोक्लाइन के बाउंड्री को टच करता है, उसके बाद देखो टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज करने लगता है। एंड जैसे जैसे हमारा डेप्थ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, इसी चीज को हम लोग समझेंगे। देखो, हम क्या जानते हैं कि ओशियन जो है हमारा, वो कैसे हीटअप होता है, बिकॉज ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के कारण वो हीटअप हो रहा है। अब क्या आप सोच के देखो कि क्या सनलाइट मोर देन 400 500 मीटर पेनिट्रेट कर पाती होगी, इतने अंदर तक जा पाती होगी, और नहीं जा पाती होगी। यही तो रीजन है कि एक पॉइंट के बाद हम क्या देखते हैं, टेम्परेचर कम होने लगता है ओशन के अंदर। ठीक है, तो अभी देखो, ये तो था हमारा टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल, जिसमें हम लोगों ने देखा थर्मोक्लाइन। अब देखो क्या है ना, कि हमारा जो मोर देन 90% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना, ये कहाँ मिलता है, ये हमें 0 डिग्री सेल्सियस में मिलता है। हमारा जो ओशन है, वो कितना गहरा है, वो अभी तक पता भी नहीं चला है। ठीक है, और इसी गहराई के कारण हमें क्या देखने को मिलता है, कि हमारा ओशियन का जो 90% वाटर है, वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, और जो अपर सरफेस वाला रीजन देख रहे हैं ना, जहां पे हमें टेम्परेचर वेरिएशन दिख रहा है, आप देखो, टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ ओशियन ओवर मिडिल एंड लो लेटीट्यूड। ठीक है, हम कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मिडिल एंड लो लेटीट्यूड। मतलब क्या, इक्वेटर से लेके आप कह लो ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल रीजन तक। इस रीजन में हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, वो एक लेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, कहाँ से, सरफेस से लेके बॉटम तक। जो टॉप मोस्ट लेयर होता है ना, अभी देखो, इसके थ्रू समझना है, लेयरिंग यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर में आपको लेयरिंग समझ में आएगा। हम लोग पहले इस लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, लेयर 1, फिर हम बात करेंगे लेयर 2, फिर बात करेंगे लेयर 3 के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो टॉप मोस्ट लेयर है,
ठीक है, ये क्या है? ये 500 मीटर थिक होता है, मतलब कि 0 मीटर से लेके सी लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ से सी लेवल स्टार्ट होता है, वहाँ से 500 मीटर तक। यहाँ पे आपको क्या दिखता है? यहाँ पे आपको टेम्परेचर 20 से 25 के बीच में दिखता है। ठीक है? ये क्या होता है? ये होता है ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। और इस लेयर में क्या होता है, आपको देखिएगा कि हमें सालों भर थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे सनलाइट रिसीव होता है। ठीक है? लेकिन जैसे ही हम मिड लैटिट्यूड में जाते हैं, ये क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ समर में वैसा कर पाता है। मतलब ये बताना चाह रहा है कि जब हम लोअर लैटिट्यूड में रहते हैं, तो लोअर लैटिट्यूड में हमें क्या दिखता है कि जो हमारा टेम्परेचर है, वो 20 से 25 डिग्री के बीच में रहता है। लेकिन जैसे हम मिड लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, जैसे ही हम अपर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, तो ये टेम्परेचर क्या होता है? ये टेम्परेचर डिक्रीज़ करने लगता है। और वहाँ पे ये जो चीज़ है, वो कहाँ कब डेवलप होता है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ समर्स में डेवलप होता है, पूरा साल नहीं रहता है। ठीक है? तो हम क्या देखें कि हमारा जो ट्रॉपिकल रीजन है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यहाँ तक जो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे क्या देखते हैं कि थ्रू आउट द ईयर सनलाइट रिसीव होता है, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री के बीच में रहता है। लेकिन इससे बाद वाला जो रीजन है, जो हमारा सब ट्रॉपिकल ज़ोन है, जो मिड लैटिट्यूडनल ज़ोन है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिचुएशन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ समर्स में ही डेवलप हो पाता है। ठीक है? अब आते हैं हम लोग सेकंड लेयर के बारे में। ये अपर लेयर के बारे में बात किया जा रहा था, ठीक है? ये सरफेस के बारे में। अब आते हैं हम लोग सेकंड लेयर। सेकंड लेयर क्या है? ये सेकंड लेयर मेरा थर्मोक्लाइन का लेयर है एंड इस लेयर में आपको क्या दिखेगा? ये 500 से 1000 मीटर तक का थिकनेस होता है इसका। आप इसी पिक्चर में देख लो, आप यहाँ क्या देखोगे? ये 500 से लगभग-लगभग 1000 के बीच में इसका हम देख रहे हैं थिकनेस। एंड इस ज़ोन में क्या होता है? इस ज़ोन में आप देखो रैपिड डिक्रीज़ इन टेम्परेचर। जैसे-जैसे हम और ज़्यादा नीचे चलते जाते हैं, वैसे-वैसे टेम्परेचर क्या होता है? मेरा डेप्थ बढ़ने के साथ-साथ टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है और यहाँ पे रैपिड डिक्रीज़ देखने को मिलता है। 20 से 25 तो सरफेस में भी है, लेकिन ये बहुत धीरे-धीरे कम हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपना सेकंड लेयर के बारे में, थर्मोक्लाइन लेयर के बारे में, तो यहाँ पे क्या देखते हैं? टेम्परेचर मेरा डिक्रीज़ होने लगता है जैसे-जैसे हम ओशन के नीचे चलते जाते हैं। अब फिर आता है थर्ड लेयर एंड थर्ड लेयर जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है। ये 0 डिग्री सेल्सियस के समथिंग पहुँच जाता है। और ये कहाँ तक है? ये डीप ओशन फ्लोर तक है। थर्मोक्लाइन से लेके डीप ओशन फेज तक, यहाँ से लेके सपोज़ ये 1000 मीटर है, तो यहाँ से लेके हम क्या देख रहे हैं? मोर देन जहाँ तक मेरा ओशन फ्लोर है। इस रीजन में क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है एंड उसका रीज़न क्या है? कि सनलाइट यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। जिसके कारण क्या होता है कि इस एरिया में बहुत कम टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है? ये तो था टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं हम लोग इसको थोड़ा-सा ना और देखते हैं। देखो, इस तरह से हमें क्या पता चल जाता है, जो हमारा एवरेज सरफेस का टेम्परेचर होता है ना, वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। बट ये धीरे-धीरे डिक्रीज़ करता जाता है जैसे-जैसे हम हायर लैटिट्यूड में जाते हैं। ठीक है? और ये जो डिक्रीज़ का रेट होता है ना, ये 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है पर लैटिट्यूड। ठीक है? कि हम एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं 0.5 डिग्री सेल्सियस से हमारा टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है? तो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इन सब का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है सनलाइट एंड सनलाइट जहाँ तक जा पाता है, उस एरिया को हम कहते हैं सरफेस। ठीक है? ओशन का जो सरफेस वाला एरिया है, जो कि फर्स्ट लेयर है, वहाँ पे क्या होता है सनलाइट जहाँ तक जा पाता है, उस एरिया में हम देखते हैं टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री होता है। लेकिन उसके बाद जब थर्मोक्लाइन फेज़ आता है, थर्मोक्लाइन लेयर आता है, इस लेयर में हम क्या देखते हैं कि इस लेयर में सनलाइट अच्छे से नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम वहाँ पे जैसे-जैसे अंदर जाते हैं, वैसे-वैसे हमारा टेम्परेचर क्या होता है, रैपिडली डिक्रीज़ करने लगता है। ठीक है? ये तो था हमारा कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अभी देखो, एक ही फैक्टर तो है नहीं। हमने टेम्परेचर के लिए जो-जो इम्पोर्टेंट फैक्टर थे, एक तो लैटिट्यूड देखा था, तो लैटिट्यूड के बेसिस पे तो हमने कर लिया। और क्या-क्या देखा था हम लोगों ने? और देखा था हम लोगों ने यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हमें समझ आ गया था क्यों हो रहा था। फिर हमने देखा था प्रिवेलिंग विंड, फिर हमने देखा था एक ओशन करंट। अभी हम इन सबको भी करने वाले हैं, एक-एक करके करेंगे, ठीक है? तो जब हम टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ जाते हैं, तो फिर क्या आता है? फिर आता है हमारा सैलिनिटी, ठीक है? हम ओशन के सैलिनिटी के बारे में समझते हैं, ठीक है? अभी देखो, ओशन का जो सैलिनिटी है, मतलब क्या होता है? समझो इसका। ऑल वाटर कंटेन डिसॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट। हर वाटर में क्या होता है? डिसॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट होते हैं, ठीक है? और ये जो टर्म है सैलिनिटी का, ये टर्म यूज़ किया जाता है उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा सी वाटर है, आखिर उसमें टोटल कंटेंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट कितना है? जो हमारा सी वाटर है, इस वाटर में कितना ज़्यादा सॉल्ट डिसॉल्व है।
हम इसके बारे में यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखो, सबसे पहले समझो, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये कैसे किया जाता है, पहले हम इस चीज को समझेंगे। देखो, सैलिनिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम ये कैलकुलेट करते हैं कि पर 1000 ग्राम में, ठीक है, हम देखते हैं कि पर 1000 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्ट है, ठीक है, 1 kg में कितना ग्राम सॉल्ट है, हम इसके बेसिस पे करते हैं। और इसीलिए हम क्या करते हैं, यूजुअली इसको एक्सप्रेस करते हैं पीपीटी की तरह, पार्ट पर 1000, ठीक है। अभी हम इसको समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी देखो, ओशन का जो सैलिनिटी है ना, आखिर ये किस चीज पे डिपेंड करता होगा? ओशन का पानी इतना ज्यादा खारा क्यों होता है, जिसको हम पी भी नहीं पाते हैं? क्या रीजन है उसके पीछे का? देखो, उसके पीछे का रीजन है, सबसे पहला, सरफेस वाटर। देखो, यहाँ पे आप क्या देखोगे, ओशन का जो सैलिनिटी है ना, उसमें सरफेस वाटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरफेस वाटर में क्या होता है, वहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ता है और वहां का टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है। एंड टेम्परेचर ज्यादा रहने के कारण क्या होता है, यहाँ पे इवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये दोनों बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे इवापोरेट भी होता है, वाटर वेपर में भी चेंज होता है, एंड फिर से बारिश होती है, एंड ये उसमें मिल जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो हमारा सरफेस लेयर होता है ना, इस सरफेस लेयर में आप क्या देखोगे कि सैलिनिटी कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर आप देख रहे हो, इवापोरेशन भी हो रहा है, वापस से प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है, जिसके कारण क्या है कि वहां का जो पानी है ना, उसमें जो सॉल्ट का क्वांटिटी है, वो कम देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरे रीजन के बारे में, कोस्टल रीजन, जहां पे आप क्या देखोगे, फोर्स फ्रेश वाटर फ्लो फ्रॉम द रिवर, जहां पे हम देखते हैं कि रिवर आके ओशन से मिलती है। और इस रीजन में भी क्या होता है, जो आप सैलिनिटी देखोगे वो कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो फ्रेश वाटर है ना, ये जाके मिल रहा होगा। तो इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में हम देखते हैं कि सैलिनिटी कम होती है, क्योंकि लगातार उसमें पानी बाहर से आके फ्रेश वाटर मिल रहा है, ठीक है। चलो, और जब हम बात करते हैं पोलर रीजन में, तो पोलर रीजन में क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस है ना, फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ आइस, पोलर एरियाज में क्या होता है कि हमारा जो पानी है वो आइस में जम जाता है, एंड फिर वो वापस से लिक्विड में बदल जाता है। तो इस प्रोसेस के कारण क्या होता है कि हम उस रीजन में क्या देखने को मिलता है हमें, उस रीजन में हमारा जो सॉल्ट कंटेंट है वो भी कम देखने को मिलता है, ठीक है। एंड फिर आता है विंड। विंड कैसे इंपैक्ट कर रहा है? विंड क्या कर रहा है? विंड कर रहा है ट्रांसफरिंग वाटर टू अनदर एरिया, ठीक है। हम वेव का फॉर्मेशन देखते हैं ना, वेव का फॉर्मेशन में क्या होता है कि ओशन सरफेस पे यहाँ का वाटर को ये यहाँ ले जाता है। ये क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये सैलिनिटी पे भी इम्पैक्ट डालता है। एंड फिर आता है एक और, ओशन करंट। ओशन करंट कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, आप समझो, सोचने का ट्राई करो, आपको पता चलेगा। तो आप जब सोचोगे तो आपको ये दिखेगा, जो ओशन करंट है, ये करंट भी क्या कर रहा है, ये करंट भी आप देखोगे कंट्रीब्यूट करता है सैलिनिटी वेरिएशन। कैसे कैलकुलेट कंट्रीब्यूट करता है? देखो, आप क्या देखोगे, जो ये जो सैलिनिटी है ना, ये क्या बताता है, ये बेसिकली टेम्परेचर और डेंसिटी ऑफ वाटर, ये इन सब चीज से रिलेटेड होता है, ठीक है। आप यहाँ देखो, सैलिनिटी किससे रिलेटेड होता है? टेम्परेचर एंड डेंसिटी। जिस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, वो एरिया में क्या होगा, वो एरिया में इवापोरेशन ज्यादा होगा, उस एरिया में बारिश ज्यादा होगी, जिसके कारण क्या होगा कि वहां का सैलिनिटी वेरिएबल होगा, वहां का सैलिनिटी फिक्स नहीं होगा, ठीक है। और आप एक चीज और जानते हो कि जो भी वाटर में सैलिनिटी का लेवल बढ़ जाता है, वो क्या हो जाता है, वो डेंसर होने लगता है, ठीक है। एंड डेंसर होने के कारण क्या होता है, वो नीचे की तरफ चले जाता है। और जब वो नीचे की तरफ चले जाता है, तो क्या दिखता है हमें, हमें ये दिखता है कि अपर वाटर में हमें सॉल्ट का जो क्वांटिटी है, इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये सारे क्या थे, ये सारे हमारे रीजन थे, ठीक है, हमारे फैक्टर्स थे जो कि सैलिनिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे, एक एग्जांपल देखोगे, जो हमारा हाईएस्ट सैलिनिटी वाटर बॉडीज है ना, वो कौन सा है, वो है लेक वेन। कहाँ है ये है तुर्की में, ठीक है। तुर्की में क्या देखोगे, यहाँ पे सैलिनिटी 330 पीपीटी तक है, मतलब 1000 ऑफ ग्राम वाटर में 330 ग्राम सॉल्ट ही है। जब आप डेड सी को देखोगे, तो डेड सी में क्या दिखता है आपको, डेड सी में देखोगे 238 पीपीटी सॉल्ट, ठीक है। तो ये भी हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें बेसिकली बता रहा है कि ये एरिया जहाँ पे है ना, जहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा होती है, वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर और डेंसिटी, हम इन दोनों फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। ये जो हमारा ओशियन वाटर है,
आखिर इसमें सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? अभी तक तो हम लोग लेयर वाइज देख रहे थे, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे हमारा जो ओशन है, आखिर उसमें सैलिनिटी का लेवल क्या है और किस तरह से डिवाइडेड है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में आप जब देखोगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझते हो ना कि सरफेस वाटर पे सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो आप देखोगे जो हमारा ओपन सी, ये ओपन सी में आप देखोगे 33 से लेकर 37 पीपीटी तक आपको सैलिनिटी का लेवल दिखता है। लेकिन जब हम लैंडलॉक्ड एरिया में देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमें 41 पीपीटी से भी ज्यादा दिखता है। जैसे कि एक एग्जांपल तो हम लोगों ने यहाँ पे लेक वैन का ही देख लिया, ठीक है? अभी देखो क्या है, ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में एक एवरेज बताया जा रहा है आपको। ये क्या है, ये एवरेज है। एवरेज ओपन सी में क्या होता है, हमारा जो सैलिनिटी का लेवल होता है वो 33 से लेके 37 पीपीटी तक होता है। लेकिन हम क्या देखेंगे, जब हम ग्लोबल एवरेज सैलिनिटी देख रहे हैं तो ये क्या होता है, ये 35 पीपीटी, ठीक है? मतलब कि पूरा का पूरा हमारा जो वर्ल्ड है, इसमें जो हमारा ओशियन वाटर है, हम इन सब का देख रहे हैं कि ओवरऑल जो एवरेज है वो क्या है, वो 35 पीपीटी है। बट क्या है, ये जो 35 पीपीटी है, क्या ये हर जगह पे सेम होगा? ऐसा तो नहीं है। ये क्या होता है, आपको ये हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं दिखेगा, ठीक है? क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि यहाँ पे जो हम क्लाइमेट देखेंगे, ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेटिक एंड ओशियोनोग्राफिक फैक्टर, हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर एंड ओशियोनोग्राफिक फैक्टर जो होता है, इन दोनों के कारण हम पूरा का पूरा हर जगह पे, हर ओशियन का जो सरफेस है वहां पे सेम सैलिनिटी नहीं एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है? तो आखिर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसका क्या रीजन है? तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लैटिट्यूडनल सैलिनिटी जोन, ठीक है? लैटिट्यूडनल सैलिनिटी जोन मतलब क्या है, मतलब लैटिट्यूड वाइज देखेंगे कि सैलिनिटी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले देखो, हम देखते हैं इक्वेटोरियल रीजन, मतलब क्या, इक्वेटर के रीजन में 0 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री साउथ के एरिया में, ठीक है? जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा इक्वेटर, तो ये देखो, ये 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर। इस रीजन में आखिर सैलिनिटी का लेवल क्या है? देखो, इस एरिया में क्या होता है, हम देखते हैं लो सैलिनिटी। यहाँ पे क्या है, जो सॉल्ट का कंटेंट है ये कम होता है। अब क्यों कम होता है, उसका रीजन क्या है? देखो, उसका रीजन है हैवी कन्वेक्शनल रेनफॉल। इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ज्यादा पड़ता है, एंड ओशन पे जब सनलाइट ज्यादा पड़ रहा है तो वो क्या होता है, इवापोरेट होता है, एंड इवापोरेट होने के बाद यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल ज्यादा होता है, एंड रेनफॉल की वजह से क्या होता है, इस एरिया का जो सैलिनिटी है ये हमें कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ओशन वाटर में फ्रेश वाटर जाके मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सैलिनिटी कम हो जाती है उसकी, ठीक है? अब देखो और क्या है, दूसरा है हाई क्लाउड कवर। देखो, हमने क्या देखा, सनलाइट पड़ने के कारण यहाँ पे इवापोरेशन हो रहा है, वाटर वेपर बन रहा है, एंड उसके कारण बारिश भी हो रहा है। लेकिन फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इवापोरेशन हो रहा है ना, वो इवापोरेशन क्या कर रहा है, ऊपर एक क्लाउड फॉर्मेशन बन कर रहा है, ठीक है? एंड क्लाउड फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, उसके बाद फर्दर इवापोरेशन नहीं होता है, ठीक है? ज्यादा इवापोरेशन होगा तो क्या होगा, हम वहां पे देखेंगे कि जो सॉल्ट है उसका कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ज्यादा इवापोरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इवापोरेशन हो रहा है, वाटर वेपर बन रहा है, एंड ये क्लाउड फॉर्मेशन कर रहा है, फिर बारिश हो रहा है, और ये साइकिल चलता रहता है। जिसके कारण क्या होता है कि हम इक्वेटोरियल रीजन में क्या देखते हैं कि सैलिनिटी का जो लेवल होता है ना, वो कम होता है, ठीक है? और क्या रीजन है, तो देखो क्या है ना कि जो बहुत सारे रिवर्स है, जैसे कि अमेजन देख लो, ठीक है, कॉन्गो रिवर देख लो, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो ये जो रीजन है जो कि हम ये क्या है, ये अमेजन, ये कहाँ है, ये हमारा साउथ अमेरिका में। फिर हम देखेंगे कॉन्गो रिवर बेसिन, ये कहाँ है हमारा, ये हमारा अफ्रीका में, ठीक है? इसके कारण क्या होता है, ये दोनों जो है ना इक्वेटोरियल रीजन में पड़ते हैं, एंड इसके कारण क्या है, इस रिवर के डिस्चार्ज के कारण भी आप देखते हो कि जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे हम लोग जो सैलिनिटी का लेवल देखते हैं वो कम देखते हैं। अब हम देखते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, मतलब क्या, अभी तक हम लोगों ने इक्वेटोरियल रीजन में देखा था, ठीक है? अब जैसे ये ग्लोब है, ये हमारा इक्वेटर है, अभी तक हम लोगों ने इस जोन को देख लिया है, ठीक है? अब हम देख रहे हैं 20 से 30 डिग्री नॉर्थ, ये वाला, ठीक है, ये रीजन, एंड 20 से 30 डिग्री साउथ, ये वाला रीजन, ठीक है? इस रीजन में जो होता है ना, वो सैलिनिटी का लेवल क्या है, अब हम इसको देखने वाले हैं। तो आप देखोगे इस रीजन में क्या होता है, हाईएस्ट सैलिनिटी होती है 36 से लेकर 37 पीपीटी तक। उसका रीजन क्या है, देखो, जो हम देखते हैं कि सब ट्रॉपिकल रीजन है ना, ये बेसिकली सब ट्रॉपिकल रीजन आता है। यहाँ ये जो रीजन है, ये हाई प्रेशर बेल्ट होता है, यहाँ पे क्या है कि इवापोरेशन बहुत ज्यादा होता है। इस रीजन में सनलाइट ज्यादा पड़ रहा होता है, ठीक है, एंड सनलाइट के कारण इवापोरेशन ज्यादा हो रहा होता है,
एंड इस रीजन से आप देखोगे ये हाई प्रेशर बेल्ट होता है एंड हाई प्रेशर बेल्ट में रेनफॉल क्या होता है, कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल कम हो रहा है जिसके कारण क्या है कि यहाँ पे स्काई जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है और क्लियर स्काई होने के कारण क्या हो रहा है, इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है। अगर ऊपर क्लाउड होता तो इवापोरेशन कम होता, जैसे हमने इक्वेटर को टाइम पे देखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्लियर स्काई है, आसमान में बादल नहीं है, जिसके कारण इवापोरेशन बहुत बड़े अमाउंट में हो रहा है एंड ज्यादा इवापोरेशन होने के कारण क्या हो रहा है, जो ओशन वाटर का लिक्विड कंटेंट है वो इवापोरेट हो जा रहा है एंड जो सॉल्ट कंटेंट है वो ओशन में ही रह जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो ओशन के सैलिनिटी को इंक्रीज कर रहा है। और इसीलिए यही रीजन है कि आप देखोगे कि हमारा 20 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में सैलिनिटी ज्यादा होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले जोन पे। ठीक है, हम्म, अभी देखो क्या है ना कि हम लोग देखेंगे कि हमारा जो 20 से 30 डिग्री वाला रीजन था, नॉर्थ एंड साउथ, इसमें आप देखोगे जो ओशियन है, जैसे कि अटलांटिक ओशियन, जैसे कि इंडियन ओशियन, इन सब में सैलिनिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा है, हाईएस्ट सैलिनिटी है। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये पड़ता है हमारा 20 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बेल्ट में, ये सब ट्रॉपिकल रीजन के बेल्ट में पड़ रहा है, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हाईएस्ट सैलिनिटी होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा टेम्परेट रीजन। ठीक है, अब ये जो टेम्परेट रीजन है ये किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है 40 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब देखो ये जो टेम्परेट जोन है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मॉडरेट सैलिनिटी होती है। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे रेनफॉल भी मॉडरेट होता है, यहाँ पे बारिश भी ज्यादा नहीं होती है एंड यहाँ पे इवापोरेशन भी ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस जो हम लेटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, इस लेटीट्यूड में क्या होता है, इस लेटीट्यूड का टेम्परेचर बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट कम होती है, सनलाइट कम होने के कारण क्या होता है, इवापोरेशन कम होता है। ठीक है, और इवापोरेशन कम होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो सैलिनिटी का लेवल होता है वो मॉडरेट होता है। और यहाँ पे सैलिनिटी का लेवल मॉडरेट होने के पीछे का एक और भी रीजन है, वो क्या है, वो है मिक्सिंग ऑफ वेस्टर्लीज एंड ओशियन करंट। ठीक है, ये जो चीज है ना, आपको मिक्सिंग ऑफ वेस्टर्लीज एंड ओशन करंट, ये तब समझ में आएगा जब हम लोग क्या करेंगे, ओशन करंट को समझ जाएंगे। जब आप ओशन करंट को देख लोगे उसके बाद आपको बहुत क्लियरली ये चीज समझ में आ जाएगा। हम क्या देखेंगे, जो हमारा पोलर रीजन है, पोलर रीजन से जो कोल्ड करंट होते हैं वो इक्वेटर की तरफ आते हैं। ठीक है, एंड जो हमारा सब टेम्परेट रीजन में जो ओशन करंट है वो क्या होता है, वार्म करंट होता है, जो कि पोलर रीजन की तरफ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उस एरिया में मिक्सिंग हो जाता है वेस्टर्ली एंड ओशन करंट का, और यहाँ पे जो सैलिनिटी का लेवल होता है वो मॉडरेट रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले, ये क्या है हमारा फोर्थ, ये है हमारा पोलर रीजन। पोलर रीजन क्या है, जब हम एवं 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बारे में बात करें, ओवर 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, मतलब हम किसके बारे में बात करें, अगर ये है हमारा, तो हम इन दोनों रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, पोलर रीजन, जहां पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होता है, जहां पे हम क्या देखते हैं, आइस में रहता है, ग्लेशियर फॉर्म में रहता है वहां का वाटर। अभी देखो क्या होता है, जब हम देखते हैं कि हमारा ओशन वाटर जब आइस फॉर्म में चले जाता है, तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले टेम्परेचर कम होता है एंड टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होता है, इवापोरेशन भी कम होता है। ठीक है, एंड इवापोरेशन कम होता है, लेकिन वहां पे जो वाटर है ना वो क्या होता है, वो आइस बन जाता है। ठीक है, एंड आइस बनने के कारण क्या होता है कि वहां पे सॉल्ट का जो कंटेंट है वो कंटेंट नीचे चला जाता है। ठीक है, डीप सी में चला जाता है, तो अपर जो सरफेस लेवल होता है यहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट कम होता है। और जब हमारा आइस होता है ना, जब ये आइस मेल्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये फ्रेश वाटर से बना हुआ आइस होता है, तो ये फ्रेश वाटर क्या होता है, वहीं पे मिल जाता है। ठीक है, जब आइसबर्ग या हम सी आई ये दोनों मेल्ट करता है, तो वो क्या होता है, उस रीजन में ही रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि फ्रेश वाटर लगातार उसमें मिलता रहता है, और उसके कारण से वहां पे जो सैलिनिटी का लेवल होता है वो कम होता है। और एक और इम्पैक्ट है, स्नोफॉल इम्पैक्ट। वहां पे क्या होता है, वहां पे बारिश नहीं होती, वहां पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है। एंड स्नोफॉल में क्या होता है, जब वहां स्नो थ्रू चीजें नीचे आती है, वाटर ड्रॉपलेट नीचे आता है, तो वो क्या करता है, वो फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, और जब वो पिघल जाता है तो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फ्रेश वाटर में कन्वर्ट होने के कारण क्या होता है, लगातार उस रीजन में फ्रेश वाटर का डाइल्यूशन हो रहा होता है ओशन वाटर के साथ, एंड जिसके कारण क्या होता है, वहां का सैलिनिटी डिक्रीज दिखता है। ठीक है, अभी तक ये तो हम देख रहे थे, ये क्या था, अभी तक जो भी हमने देखा वो था हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन।
इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे लैटिट्यूडनल बेसिस पे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे सैलिनिटी का। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हम अब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कौन सा लेयर देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे सरफेस लेयर। ठीक है, सरफेस लेयर में क्या देखते हैं, हाई सैलिनिटी होती है। क्यों, बिकॉज ऑफ इवापोरेशन, बिकॉज ऑफ रेनफॉल, बिकॉज ऑफ रिवर डिस्चार्ज, बिकॉज ऑफ आइस। इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में जो सैलिनिटी का लेवल होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अभी ये क्यों ज्यादा हो रहा है, देखो कहीं कहीं पे ना बहुत ज्यादा सनलाइट आ रहा है, जिसके कारण वहां पे क्या हो रहा है, इवापोरेशन बहुत ही ज्यादा हो रहा है। एंड ज्यादा इवापोरेशन के कारण क्या होता है कि हम देखते हैं वहां पे जो सैलिनिटी का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अभी देखो और क्या रीजन है, तो आप देखोगे कि यहाँ का जो सैलिनिटी बिहेवियर है ना वो किस तरह से काम करता है। जो हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, वहां पे क्या होता है, हाई सरफेस सैलिनिटी होती है। जो हमारा इक्वेटर और पोलर रीजन है, यहाँ पे क्या होता है, लो सरफेस सैलिनिटी होती है। हमने ऊपर जो देखा जब हॉरिजॉन्टल देख रहे थे, तो क्या होता है, हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप जब सरफेस लेयर पे देखोगे तो हर जगह पे सेम आपको जो सैलिनिटी का लेवल है वो नहीं दिखता है, वहां पे आपको डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन जब हम नीचे वाले लेयर लेयर में आते हैं, जब हम हेलोक्लाइन लेयर में आते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे सैलिनिटी चेंज होता है जैसे जैसे हम और ज्यादा नीचे जाते हैं। और ये रैपिड चेंज होता है, जिस तरह से हमने थर्मोक्लाइन में देखा था उसी तरह से यहाँ पे क्या है, आप देखोगे थर्मोक्लाइन में हमने क्या देखा था, टेम्परेचर चेंज होता है जैसे जैसे नीचे जाते हैं। अब फिर हम आते हैं पाइपलाइन, ये यहाँ पे क्या होता है, ये डेंसिटी के बारे में बात करता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमारा डेंसिटी भी चेंज होते जाता है। तो आप इन तीनों टर्म को ध्यान में रखना, हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन एंड पाइपलाइन। ठीक है, इन तीनों में समझना कि हेलोक्लाइन बात करता है सैलिनिटी के बारे में, थर्मोक्लाइन बात करता है टेम्परेचर के बारे में, एंड पाइपलाइन बात करता है डेंसिटी के बारे में। अभी देखो हम समझते हैं कि हेलोक्लाइन में होता क्या है। आप यहाँ पे देखोगे जो लोअर लैटिट्यूड है, जो पोलर रीजन है, इस एरिया में आप देखोगे सैलिनिटी कम रहती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम और ज्यादा डेप्थ में जाते जाते हैं तो सैलिनिटी क्या होती है, और भी ज्यादा कम होती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा सैलिनिटी क्या हो रहा है, और ज्यादा कम होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि कोल्डर रीजन होता है। क्लियर है, लेकिन जब हम हायर लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखोगे, सैलिनिटी में इंक्रीज विथ डेप्थ। हायर लैटिट्यूड में क्या होता है कि ये चांसेस होता है कि सैलिनिटी डिक्रीज, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे सैलिनिटी थोड़ा सा और ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, इवापोरेशन होता है बहुत ज्यादा वहां पे, रीजन ये है। क्लियर, अब आते हैं हम लोग तीसरे, और ये क्या है, हमारा डीप ओशन लेयर। यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म सैलिनिटी आपको देखने को मिलता है, और इसी को बोलते हैं हम आइसोहेलाइन। मतलब क्या है, इसके नीचे आप जाओगे तो आपको क्या है कि जो भी सैलिनिटी, जो भी जहां भी जाओ, किसी भी ओशन में जाओ, इसके नीचे जो सैलिनिटी का लेवल होता है वो यूनिफॉर्म होता है, वहां पे आपको वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना ही इवापोरेशन हो रहा है, ना ही रेनफॉल हो रहा है, ना ही किसी भी रिवर से डिस्चार्ज आ रहा है, जिसके कारण क्या है कि इस लेयर में आपको क्या होता है, यूनिफॉर्म सैलिनिटी देखने को मिलता है। ठीक है, अभी देखो आप एक चीज अपने दिमाग में डाल लो, क्या, कि जो सैलिनिटी है ना सी वाटर का, ये कैसे किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ वाटर पे। ठीक है, तो आप एक बात जान लो, जब किसी भी सी वाटर का सैलिनिटी इंक्रीज होगा, जब सैलिनिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है, उसका डेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड डेंसिटी जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, हाई सैलिनिटी जब बढ़ जाती है, हाई सैलिनिटी सी वाटर क्या होते हैं, वो सिंक कर जाते हैं किसके नीचे, लोअर सैलिनिटी सी वाटर के नीचे। जिस सी वाटर में ज्यादा सैलिनिटी होगी वो डेंसर होता जाएगा, तो वो नीचे की तरफ जाता जाएगा, और जिस वाटर में सैलिनिटी कम होगी वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेंसर मटेरियल नीचे चले जाते हैं और उसके ऊपर लाइटर मटेरियल आ जाते हैं। और इसी कारण से क्या होता है कि हम ये जो स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, हम जो ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं सैलिनिटी का, हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, और इसी कारण से क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सैलिनिटी होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सैलिनिटी और टेम्परेचर से रिलेटेड लेक्चर। अब एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ठीक है, जिसमें हम लोग ओशन करंट, वेव्स और टाइड्स के बारे में बात करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।